नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल हिस्ट्री, कल्चर, हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। मित्रों, आज एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगूंगा क्योंकि त्योहारों की वजह से ये दूसरा वीडियो डालने में मुझे काफ़ी देर हो गई और आपके एग्ज़ाम्स करीब आ गए हैं। तो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 AD to 1750 AD, important and selected questions for UP, HESC, NET, JRF and other competitive exams। तो अभी आ, आप यूपी HESC का एग्ज़ाम होने वाला है बहुत जल्दी, तो उसके ऊपर फोकस करें। इसके पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि थोड़ा हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन से सेलेक्ट किए हैं। देखिए, बहुत ही इकोनॉमिक हिस्ट्री जो है ये थोड़ा अलग हटके है, थोड़ा पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल कल्चरल हिस्ट्री से अलग है। इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे लगे वो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं और उसी पर हम बातचीत करेंगे। मित्रों, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में तो मैंने कुछ पुस्तकों का नाम दिया है। इनके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन इन्हें विशेष रूप से आप जरूर पढ़िए। फॉर डिटेल्ड स्टडी ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड प्लीज रीड तपन राय चौधरी एंड इरफान हबीब एडिटेड कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। W.H. मोरलैंड की किताब है एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया। उन्हीं की किताब है इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर और इंडिया एट आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर। तो फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब अ स्टडी इन इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री, ये भी एक अच्छी किताब, ये भी आप पढ़ सकते हैं मोरलैंड की। साथ ही साथ इरफान हबीब की एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया पढ़िए। धर्मपाल जी की आप इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द 18th सेंचुरी पढ़िए। और राधा कमल मुखर्जी की पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1600 to 1800 AD पढ़िए। साथ ही आप चाहें तो आर.सी. दत्त की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी पढ़ सकते हैं, जो फर्स्ट वॉल्यूम है। इस पीरियड के लिए थोड़ा बहुत मिलेगा उसमें भी आपको, हालांकि वो मॉडर्न हिस्ट्री भी लिखी गई है। साथ ही साथ आप देखिए, आप दूसरा बात आपको जो ध्यान में रखना, इट हैज़ बीन वाइडली हेल्ड दैट द अर्ली मिडिल एजेस वाज अ पीरियड ऑफ जनरल इकोनॉमिक डिक्लाइन इन द नॉर्थ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब R.S. शर्मा की अगर आप इंडियन फ्यूडलिज्म पढ़ें तो वो ये कहते हैं कि एक तरह से आर्थिक रूप से जो सामंतवादी युग था, सामंतवादी युग में आर्थिक विकास की गति अवरुद्ध हो गई थी और जो प्रारंभिक मध्यकाल था उसमें ये कह लीजिए कि आर्थिक अवनति का काल था। और ड्यूरिंग द एज ऑफ फ्यूडलिज्म लैंड होल्डिंग बिकेम द चीफ बेसिस ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेटस। तो सामंतवादी युग में जिसके पास जितनी ज़्यादा ज़मीन होती थी वही उतना बड़ा आदमी होता था। सीधे साधे शब्दों में आप यही समझ लीजिए। हमें विदेशी यात्रियों से उस काल की आर्थिक व्यवस्था पे, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल दोनों समय की अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें विदेशी यात्रियों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि वो जगह जगह पूरे देश में घूमते रहते थे और उन्होंने हमें बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है, चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे वो व्यापार हो, उद्योग हो, सामान्य रहन सहन हो लोगों का। तो इन सब के बारे में हमें विदेशी यात्री बताते हैं। अब जैसे आप देखिए, इब्न बतूता gives us detailed description of रबी एंड खरीफ क्रॉप्स ग्रोन बाय पीजेंट्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के किसानों द्वारा जो रबी और खरीफ की फसलें ली जाती हैं उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन यानी विस्तृत वर्णन हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांतों में मिलता है, जो रहला उसने किताब लिखी है। और उसने विभिन्न फसलों इत्यादि का उसमें उल्लेख किया है कि रबी में कौन सी फसलें उगाई जाती थी, खरीफ में कौन सी फसलें उगाई जाती थी। ठक्कर फेरू का विवरण हमें मिलता है 1290 ईस्वी का, जो कि हमें 25 फसलों के बारे में जानकारी देते हैं, जिनका के जो मन और बीघा, ये दो जो है वो माप है मन
कि 1 बीघा में कितने मन अनाज पैदा होता है, तो इस तरह का जो अनुमान किया गया है वो हमें टक्कर फेरू बताते हैं। इसी तरह से आप देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे जो मुझे लगा कि ये पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा उन्हीं पे फोकस किया है। तो इंडिगो या नील जिसे कहते हैं, वो एक्सपोर्ट का एक मेजर आइटम था। इसे बाहर भेजा जाता था, यानी निर्यात किया जाता था उस समय, और ये काफ़ी मात्रा में ईरान को भेजा जाता था। बारबोसा के अनुसार बंगाल जो था वो कई चीज़ों के उत्पादन के लिए बहुत फेमस था। बारबोसा भी एक विदेशी यात्री था जो कि सल्तनत काल में भारत में आया था। तो बंगाल में कॉटन यानी कि कपास, शुगर केन्स, गन्ना, राइस और जिंजर, चावल और अदरक, इनके उत्पादन के लिए बंगाल फेमस था। कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप इसे ध्यान में रखें। बर्नी हमें ये बताता है कि खूत और मुकद्दम नाम के जो अ, पदाधिकारी होते थे वो गाँव में रहा करते थे, और वो बहुत प्रॉस्परस थे, क्योंकि वो लैंड रेवेन्यू वसूलने वगैरह का काम तो करते ही थे, लेकिन साथ ही साथ जैसे वो खराज, जजिया और ग्रही, जिसे हाउस टैक्स है, कैटल टैक्स है, तो इन सब की वसूली के समय जो है वो किसानों से अपने लिए भी कुछ वसूल करते थे। तो इसलिए उनका जो रहन सहन था वो थोड़ा ज़्यादा ऊंचा था। कुछ टैक्सेस के बारे में हम बातचीत करें, जैसे ज़कात के बारे में बात करें, तो ज़कात क्या था? एक रिलीजियस टैक्स था। रिलीजियस टैक्सेस वेर कलेक्टिवली नोन एज ज़कात। तो धार्मिक करों को सामूहिक रूप से ज़कात के रूप में जाना जाता था। और मुस्लिम्स से, ये बात आप ध्यान में रखिए, ज़कात किससे वसूला जाता था? केवल मुसलमानों से, और 2.5% के हिसाब से, जो उनकी टोटल प्रॉपर्टी होती थी उसके 2.5% के हिसाब से। इसी तरह से जजिया पे बहुत बातचीत होती है, वो यहाँ डिस्कशन का विषय नहीं है हमारे, फिर भी जजिया जो है वो आप इतना याद रखें कि गैर मुसलमानों पे लगाया जाता था। और जो धनी थे वो 40 टंका जजिया देते थे पर हेड पर ईयर, यानी कि हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष वो 40 टंका देते थे। इसी तरह से मध्यवर्गीय लोग 20 टंका देते थे, और गरीब लोग जो थे वो 10 टंका के हिसाब से देते थे। खम्स जो था वो अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, राज्य की आय का एक दूसरा प्रमुख साधन था, जो कि माइंस वगैरह पे, ट्रेजर ट्रोव्स पे जो टैक्स लगाया जाता था वो। लेकिन साथ ही साथ यहाँ ध्यान रखना होगा आपको कि युद्ध में जो लूट का माल मिलता था उसे भी खम्स कहा जाता था। स्टेट जो था, स्टेट वाज एंटाइटल्ड टू 1/5 ऑफ वार बूटी, बट all Indian rulers except Firoz Tughlaq realized 4/5 of the state and left 1/5, 4/5 for the state and left 1/5 for the soldiers। तो फिरोज शाह तुगलक को छोड़ करके अगर देखा जाए तो व्यवहार में जितने भी सुल्तान थे वो उल्टा ही करते थे, खास करके अलाउद्दीन खिलजी इत्यादि, कि नियम ये था कि जो लूट का माल मिलेगा उसमें 1/5 जो है वो राज्य के खजाने में चला जाएगा, बाकी का सैनिकों में बांट दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं था। व्यवहार में ये होता था कि 1/5 सैनिकों में बांट दिया जाता था, बाकी जो है 4/5 जो था वो खजाने में चला जाता था सरकारी। खराज जो था वो लैंड टैक्स था, जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था, और ये अक्सर जो है उपज का 1/3 या आधा हुआ करता था। पहले प्रारंभ में शुरू में 1/3 था, बाद में इसको बढ़ा करके आधा कर दिया। मोहम्मद तुगलक ने तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था, 75% टैक्स लगाने लगा था जब उसने जो है दोआब में कर वृद्धि की थी, जिसके कारण उसका पतन भी हुआ। इसी तरह से उश्र था, जो कि लैंड टैक्स ये भी था, और जो कि मुसलमानों के ऊपर लगाया जाता था। फिरोज तुगलक ने एक सिंचाई कर भी लगाया था, जिसे हकी शर्म कहते थे, जो कि 10% की दर से लिया जाता था। इसे इरिगेशन टैक्स, वाटर टैक्स भी कहा जाता था। तो मित्रों, इन सब जो आर्थिक गतिविधियां थी उसके लिए जिम्मेदार कौन था? उसके लिए जिम्मेदार होता था वजीर। तो वजीर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एलोकेशन ऑफ ग्रांट्स। जैसे ग्रांट वगैरह देनी है तो कौन देता था? वजीर।
और वेरियस डिपार्टमेंट्स, विभिन्न विभागों को ग्रांट प्रदान करता था। मुशर्रिफ, मुस्तौफी, नाजिर, वकूफ़, ये सब जो है वो सहायता करते थे गवर्नमेंट फंड जो होता था उसके यूटिलाइजेशन। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले मुग़ल गवर्नमेंट पे एक वीडियो डाली थी, उसमें बहुत सारे पदाधिकारियों का जिक्र किया था। कुछ पदाधिकारी दिल्ली सल्तनत वाले ही कंटिन्यू रहे थे, कुछ नए आए, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। सिंचाई खेती के लिए बहुत आवश्यक है और उसके लिए जो है वेल्स और कैनाल्स यानी कुएँ और नहरों की व्यवस्था जो है सल्तनत पीरियड में की जाती थी। मोहम्मद तुगलक ने एक तरह का लोन जो है सांधर बोलते थे उसको, वो एडवांस लोन था जो कि किसानों को कुएं खोदने के लिए मोहम्मद तुगलक देता था। तो आप सांधर जो है इसको याद रखें, कई बार पूछा गया। इसी तरह से साकिया शब्द आप याद रखें, आल्सो कार्ड पर्शियन भील या रहट भी कहा जाता था। साकिया जो था ये सिंचाई के लिए प्रयोग में आता था। संस्कृत में जिसे अर्घट्ट कहा जाता था। इसमें आप देखते हैं कि ढेर सारी बाल्टियां लगी रहती हैं एक चक्र में, और चक्र चलता रहता है, नीचे जाके पानी ऊपर लाता है पर उलिझता रहता है। मोरिया अंग्रेजी में कहते हैं इसे, रहट भी कहते हैं। तो इरिगेशन वाज वेरी पॉपुलर इन लाहौर, दीपालपुर एंड सरहिंद। तो इन जगहों में रहट से सिंचाई होती थी। डोल इरिगेशन वाज पॉपुलर इन आगरा, धौलपुर एंड बयाना। तो बयाना, आगरा और धौलपुर में डोल इरिगेशन जो था, डोल बाल्टी होता है एक तरह का, जैसे कुएं से पानी निकाल के सिंचाई की जाती है। मोहम्मद तुगलक ने एक अलग विभाग बनाया दीवाने अमीर को ही, जिससे कि कृषि की ज़मीनों में वृद्धि की जा सके और कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। इसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने कि वित्तीय मामलों में और राजस्व मामलों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। उसने पहली बार सोचा, वास्तव में ये प्रशासन का सबसे जटिल विभाग था जिसके बारे में सबसे पहले अगर किसी ने सोचा उसमें सुधार के लिए तो अलाउद्दीन खिलजी था। और अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे आर्थिक सुधार किए थे। वो आप देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति पे मैंने एक अलग वीडियो डाली हुई है, आप प्लेलिस्ट खोल के मुगल पीरियड, ये दिल्ली सल्तनत पीरियड का आप देख सकते हैं, उसमें मेडिवल हिस्ट्री में का प्लेलिस्ट खोल के। अब प्रोविंशियल गवर्नर्स जो थे वो मुक्ति कहे जाते थे, जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और वो उसमें से अपना हिस्सा निकाल करके अपनी तनख्वाह का और साथ ही साथ अपने खर्चों का हिस्सा निकाल करके बाकी जो बचता था वो राजकीय कोष में जमा कर देते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने एबॉलिस्ड ऑल द लैंड ग्रांट्स रिवार्डेड टू नोबल्स, लर्नेड मैन एंड थियोलॉजियंस। अब जैसे बहुत सारे नोबल्स को, विद्वान व्यक्तियों को या धार्मिक व्यक्तियों को अक्सर इनाम वगैरह में बहुत सारी ज़मीनें दी जाती थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उन सारी ज़मीनों को कैंसिल कर दिया और उनको वापस ले लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है लैंड टैक्स या खराज जो है वो 50% की दर से उपज के निर्धारित किया और साथ ही साथ उसने जो है ज़मीन की पैमाइश करवाई। पैमाइश में उर्वरा शक्ति के आधार पर उसने कर लगाया। प्रोफेसर इरफान हबीब ने एक मज़े की बात बताई है। उनका मानना है कि चरखा जो है वो जो कि आप देखते हैं मॉडर्न पीरियड में गांधी जी का मेन हथियार था आज़ादी की लड़ाई के लिए, तो ये चरखा जो है वो ये कहते हैं कि लगभग 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में भारत में इंट्रोड्यूस हुआ होगा, हो सकता है। दीवाने मुस्तखराज इसी तरह से या डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू वाज क्रिएटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। ये राजस्व सुधार के लिए ये विभाग बनाया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और इसके जरिए बहुत सारे काम अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। आप देखें इन शब्दों को आप याद रखिए, मिल्क, इतरार और इनाम, ये सब लैंड ग्रांट्स थे सल्तनत पीरियड में जो कि लोगों को दिए जाते थे। मुगल्स जो थे प्रपोज टू गिव 40 to 50,000 एज एडवांस टू बिल्ड डैम्स। सिंचाई के लिए डैम्स वगैरह की व्यवस्था करने के लिए जो है मुगल्स 40 से 50,000 रुपये एडवांस में अग्रिम देने की पेशकश किया करते थे। सांभर झील जो था वो उत्तर भारत में
नमक का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था। ये सवाल भी कई बार पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ बीच में डाल दिया इसको। इंडिया वाज ऑलमोस्ट एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट्स फॉर इट्स गोल्ड एंड सिल्वर सप्लाई। भारत में आप देखें, व्यापार जो होता था, व्यापार में भारत वाले केवल सोना और चांदी मांगते थे विदेशों से। और तो भारत में सोने और चांदी की खानें जो है वो बहुत ही रेयर, बहुत कम है, तो इसलिए अक्सर जो है इनकी सप्लाई बाहर से ही होती थी। डायमंड्स जो है वो, या हीरे, जो दक्षिण भारत से 15वीं शताब्दी में गोंडवाना में भी पाया जाने लगा। इसी तरह से आप देखें, टूटीकोरन जो था वो पर्ल या मोती, पर्ल फिशरी के लिए जो है वो मोती उद्योग के लिए आप कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण था टूटीकोरन, याद रखिए आप। टैंक्स एंड लेक्स वर बिल्ट इन राजस्थान ड्यूरिंग मुगल पीरियड फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर। बहुत सारे राजस्थान में आप देखें, उदयपुर को तो झीलों का नगर ही कहा जाता है, कभी आपसे पूछा भी जा सकता है। तो जो कि मेवाड़ क्षेत्र में ही आता है, तो उदय सागर, राजसमुंद, जयसमुंद, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण मेवाड़ की झीलें थी 17वीं शताब्दी में। शाहजहां ने 150 मील लंबी फैज कैनाल का निर्माण करवाया था, ये आप याद रखें। इसी तरह से आप देखें कि वेरी लिटिल इज नोन अबाउट वीवर्स लूम करघा ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड में जो करघा है, आप जानते हैं वीवर्स लूम यानी जुलाहों का जो करघा होता है, आप जैसे आजकल कहा जाता है, आजकल तो पावर लूम है, हैंड लूम है, तो वीवर्स लूम यानी जुलाहे जिस करघे का इस्तेमाल करते थे सल्तनत पीरियड में, उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। इसी तरह से कच्चा सिल्क जो था वो इम्पोर्ट का एक प्रॉफिटेबल आइटम था, जो कि ईरान और अफगानिस्तान से कच्चा सिल्क जो है भारत में मंगाया जाता था। ये आप याद रखें, पटोला फैब्रिक गुजरात की विशेषता है, और जो कि बहुत ही हाई वैल्यू वाली फैब्रिक होती थी, कपड़े। इसको आप याद रखें। बंगाल जो था वो वाज द एक्सपोर्टर ऑफ फाइन क्वालिटी ऑफ मसलिन, यानी मलमल बंगाल से दूसरे देशों में बाहर जाता था। अलीगढ़ का पुराना नाम कोल था। एंड मेरठ, तो अलीगढ़ और मेरठ जो है सप्लाइड, ये स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई है, तो सप्लाइड है वाइन्स। तो अलीगढ़ और मेरठ से शराब आती थी। धार, जो मध्य प्रदेश में मालवा में एक जगह है, धार से जो है बीटल लीफ यानी पान के पत्ते आते थे, और देवगिरी से मलमल आता था। कहाँ पे आता था? दिल्ली में। इसी तरह से आप देखें, जो लंबी दूरी वाला जो व्यापार था वो मध्यकाल में जिनके हाथ में था उनको कहते थे मुल्तानीज। तो मुल्तानीज के हाथ में लंबी दूरी का व्यापार हुआ करता था। कई बार ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया। तो देयर वाज ए बिग स्लेव मार्केट इन दिल्ली। देखिए, दासों की भी खरीद फरोख्त होती थी, खास करके सल्तनत काल में। अलाउद्दीन खिलजी के पास 10,000 दास थे, और जो कि फिरोज तुगलक के समय में बढ़ करके 1,80,000 हो गए। आप देखते हैं कि एक गुलाम वंश ही है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, ये सारे दास थे कभी न कभी। और आगे चल करके आप देखते हैं, जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी मार्केट पॉलिसी बनाई, तो बाजार नियंत्रण नीति, उसमें भी दासों का बाजार हुआ करता था, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताता हूँ। कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक महिला दास जो है, जो कि घरेलू काम के लिए खरीदी जाती थी, तो वो 5 से 12 टंका उसकी कीमत थी। इसी तरह से रखैल बनाने के लिए कांक्यूबाइन, या जिसे आप कहते हैं रखैल, तो वो 20 से 40 टंके में खरीदी जाती थी। सुंदर होती थी देखने में। इसी तरह से अनट्रेंड स्लेव बॉयज जो थे, यानी कि जो अप्रशिक्षित स्लेव बॉयज थे, वो 7 से 8 टंका उनकी कीमत थी। और जो ट्रेंड होते थे, प्रशिक्षित होते थे, उनकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती थी, 10 से 15 टंका होती थी। एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, कि आप देखते हैं कि सल्तनत काल में हिंदुओं की नियुक्ति नहीं होती थी। एक एग्जाम्पल हमें केवल मिलता है कि हिंदू रतन, रतन नाम था एक हिंदू का, वाज अपॉइंटेड एज रेवेन्यू ऑफिसर ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये आप ध्यान रखें, मोहम्मद तुगलक के समय में रतन नामक हिंदू की राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्ति हुई थी। फिरोज तुगलक ने एक एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो सेटअप किया था, और साथ ही साथ जो है उसने वृद्धों को पेंशन देना प्रारंभ किया था।
तो ये भी याद रखें। द ग्रांट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द टेरिटरी वाज नोन एज इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या है, तो इक्ता सिस्टम जो है ग्रांट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम अ टेरिटरी। बलबन क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ ख्वाजा एज अ सबॉर्डिनेट ऑफ मुक्ताज। तो यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ऑफिस ऑफ डी की जगह, मतलब ओ पढ़ें आप डी की जगह। क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ ख्वाजा एज अ सबॉर्डिनेट ऑफ मुक्ताज। तो मुक्ताज के सबॉर्डिनेट के रूप में, यानी उनके अधीन उसने एक अधिकारी नियुक्त किया, ख्वाजा, जो उसकी सहायता करता था और साथ ही साथ बलबन को रिपोर्ट भी देता था। ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड अ ग्रेजिंग टैक्स वाज इम्पोज्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक चरागाह कर भी लगाया था, ग्रेजिंग टैक्स। थोड़ा सिक्कों के बारे में बात करें। आर्थिक इतिहास में इनका बड़ा महत्व है। तो इल्तुतमिश पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, जिसने कि सिल्वर टंका और कॉपर जीतल, यानी चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था, जो कि दो बेसिक कॉइन्स थे सल्तनत काल के, विद ए स्टैंडर्ड वेट ऑफ 175 ग्रेन्स। तो सिल्वर टंका जो था उसका वजन जो था 175 ग्रेन था। इसी तरह इन शब्दों को आप याद रखिए, जिनसे कामिल और जिनसे आला। जिन्स, जिन्स का मतलब क्या होता है, आप देखते हैं जैसे फसल वगैरह होती है, अनाज वगैरह होता है, उनको जिन्स कहते हैं। तो जिनसे कामिल और जिनसे आला। वर्क कैश क्रॉप्स, ये कैश क्रॉप्स यानी जिन्हें नकदी फसल कहते थे, जैसे कि इनको तुरंत बेच के पैसा मिल जाता था। उनमें क्या क्या आते थे, गन्ना, कॉटन यानी कपास, इंडिगो यानी नील, ओपीएम और यानी अफीम। तो ये नकदी फसलें थी। इसी तरह से आप देखिए, गार्डनिंग वाज एट इट्स पीक ड्यूरिंग मुगल पीरियड। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल पीरियड हम देखते हैं, जब से बाबर आया तभी से जो है बाग बगीचे के शौकीन थे मुगल लोग, और उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। अब जैसे संतरा, नींबू, खरबूजा, खुबानी, नारियल आदि जो है, अंगूर इत्यादि जो थे, मैंगोज तो भारत की फसल थी, लेकिन उनकी किस्म सुधारने में काफ़ी इन लोगों ने काम किया। कलम वगैरह लगाई जाती थी अलग अलग से, और साथ ही विदेशों से इनकी वैरायटी मंगाई जाती थी, बाहर से, मध्य एशिया वगैरह से। तो इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया मुगलों ने। अकॉर्डिंग टू आईने अकबरी, इट सीम्स पोटैटो एंड टोमेटो वेर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग और आफ्टर 17th सेंचुरी। तो आईने अकबरी अबुल फजल की है, वो ये कहता है कि टमाटर और आलू संभवतः 17वीं शताब्दी में भारत में इंट्रोड्यूस किए गए, यानी 1600 कुछ ईस्वी में। इसी तरह से आप देखें, आईने अकबरी में, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आईने अकबरी, अब अबुल फजल की तो हत्या हो गई थी 1602 ईस्वी में, वो 17th सेंचुरी की बात कहता है, तो लगता है कि बाद में किसी ने इसमें जोड़ दिया होगा ये बात। वैसे जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आलू संभवतः पुर्तगाली भारत में ले आए थे। इसी तरह से आप देखिए, अगला प्रश्न आप देखिए, पाइन एप्पल या अनानास जो है भारत में पुर्तगाल के लोग ही ले आए थे, पुर्तगाली लोग लाए थे, और ये लैटिन अमेरिका से अनानास ये भारत में ले आए थे। बंगाल, असम, कश्मीर एंड वेस्टर्न कोस्ट्स वर फेमस फॉर फाइन क्वालिटी सिल्क प्रोडक्शन। तो क्लियर है, बंगाल, आसाम, कश्मीर और पश्चिमी समुद्र तट जो थे वो अच्छी किस्म के रेशम उत्पाद के लिए मशहूर थे, प्रसिद्ध थे। हाँ मित्रों, कभी कभी आप अक्सर लाल किले वगैरह में जाते हैं, तो प्रवेश करते ही आपको वहाँ गाइड आपको बताते हैं कि ये मीना बाज़ार। तो मीना बाज़ार, फैंसी फेयर, ये एक स्पेशल फीचर था मुगल सोशल लाइफ का। आप जहाँ भी जाएंगे, मुगलों के जिस किले में भी जाएंगे आप, तो अक्सर प्रत्येक किले में वहाँ एक मीना बाज़ार की व्यवस्था थी, जहाँ पे व्यापारी लोग अपना सोने चांदी, गहने, ज्वेलरीज वगैरह लेके आते थे, और जो बेगमें होती थी वहाँ पे खरीदारी किया करती थी। फॉरेन ट्रैवलर्स जो कि भारत में आए, मैंने शुरू में भी आपसे कहा कि 15वीं, 16वीं, 17वीं शताब्दी में, और उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा आर्थिक विवरण जो है वो उन्होंने ही दिया है भारत के बारे में। और वो भारत के शहरों की तुलना लंदन, पेरिस और कुस्तुनतुनिया से करते हैं। द ग्रेटेस्ट सिटीज़ नोन टू देम, जो बड़े बड़े शहर जो उनको मालूम थे। तो अकॉर्डिंग टू राल्फ फिच, एक विदेशी यात्री था, हु विजिटेड अकबर्स कोर्ट, आगरा एंड फतेहपुर सीकरी।
तो आगरा फतेहपुर सीकरी में राल्फ फिच आया था और उसने जो है उनको लंदन से भी महान बताया, ग्रेटर दैन लंदन, लंदन से भी बड़ा बताया, और ये कहा कि वो उनकी आबादी बहुत ज़्यादा थी, दे वेरी पॉपुलस। इसी तरह से फादर मानसुरेट ने लाहौर का दौरा किया अकबर के समय में, और वो ये कहता है कि ये जो शहर है इसके बराबर का कोई दूसरा शहर एशिया या यूरोप में नहीं है। इसी तरह से टेरी है, टेरी जो है वो लाहौर को चीफ सिटी ऑफ पंजाब कहता है, पंजाब का मुख्य शहर कहता है। बारबोसा, पहले भी इसका जिक्र आ चुका है, वो एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देता है हमें ड्यू का, गोवा, दामन और ड्यू के बारे में हम पढ़ते हैं तो ड्यू का, जो कि सेंटर ऑफ ट्रेड के रूप में वो कहता है कि व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था ड्यू मध्यकाल में, खास करके पूर्व मध्यकाल में। इसी तरह से निकितिन, जिसने कि दक्षिण भारत की यात्रा की थी, वो बीदर की बहुत तारीफ करता है। वो कहता है कि बीदर इज़ द चीफ टाउन ऑफ होल मोहम्मडन हिंदुस्तान, पूरे जो मुस्लिम हिंदुस्तान था उसमें बीदर जो था वो उसका मुख्य शहर था। बारबोसा ये भी कहता है कि ये मतलब बहुत ही लग्जरी का स्थान था, लग्जरी मतलब जहाँ की बहुत ही सुख सुविधा उपलब्ध थी। इसी तरह से आप देखें द चीफ सिटी ऑफ गुजरात वॉज कैम्बे, खंभात जिसे हम कहते हैं कच्छ, तो गुजरात का ये मुख्य शहर था। निकितिन इसके बारे में हमें बताता है, और वो कहता है कि तरह तरह के मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे होती थी, जैसे लंबे लंबे चोगे जो है जो पहने जाते थे, और दमस, ब्लैंकेट्स, कंबल वगैरह जो है इन सब का उत्पादन वहाँ पे होता था। अब्दुल रज़ाक भी जो ईरान से भारत आया था, वो ये कहता है कि कालीकट से मक्का के लिए लगातार जो पानी के जहाज जाया करते थे और उनमें काली मिर्च लदी रहती थी, यानी कि बड़ी मात्रा में काली मिर्च जो है कालीकट से लद करके जहाज़ों में मक्का की ओर जाता था। थट्टा एक जगह है सिंध में, वो भी व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था, बहुत सारे विदेशी यात्रियों ने उसके बारे में हमें बताया है। और इसी तरह से लाइकवाइज इन बंगाल, बंगाल में गौड़, हुगली, चटगांव और सतगांव, ये जो है वो व्यापार और वाणिज्य के बड़े महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे, जिनके बारे में तमाम विदेशी यात्रियों ने हमें बताया है। आप देखें डेलावेल जो था ये भी एक विदेशी यात्री था, वो ये कहता है कि सूरत के जो व्यापारी थे, वो सूरत के व्यापारी बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक होते थे और बहुत ही विलासितापूर्ण उनका जीवन था। इसी तरह से आप देखें बंगाल जो था वो बड़ी मात्रा में चीनी पैदा करता था। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि चीनी सबसे ज़्यादा कहाँ होती थी, तो उन दिनों मध्यकाल में, खास करके मुगल पीरियड में, बंगाल में चीनी उद्योग काफ़ी विकसित था, और चीनी जो था वो बंगाल से आगरा भेजा जाता था गंगा नदी के मार्ग से, और साथ ही साथ यहाँ से आगरा से आगे वो मालाबार वगैरह में, मालाबार आप मालाबार कोस्ट आप जानते, केरला तक भेजा जाता था बंगाल की चीनी, इस तरह से वहाँ पहुँचती थी। आगरा वाज फेमस फॉर इट्स बियाना इंडिगो, बियाना इंडिगो जो है नील का एक प्रकार था जिसके लिए आगरा बहुत फेमस था, बहुत ही मशहूर था। ये सवाल कई बार पूछा गया, आप याद रखें। कश्मीर जो था वो फ्रूट्स, वाइन्स, शॉल्स और चरस इत्यादि सप्लाई करता था। रॉ सिल्क, कच्चा सिल्क, बोरेक्स इत्यादि की सप्लाई करता था और बाहर भेजता था वो इन चीज़ों को, और साथ ही साथ वो कॉटन गुड्स या जिसे आप कहते हैं कि रुई के बने जो कपड़े वगैरह होते थे, और नील, नमक, ये सब चीज़ें वो इंपोर्ट करता था अपने यहाँ, आयात करता था। एक्सपोर्ट्स जो इंडिया के थे वो मुख्य रूप से क्या थे, यहाँ मैं आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक ही जगह पे बता देता हूँ। भारत से मुख्य रूप से 17वीं शताब्दी में जो चीज़ें भारत भेजी जाती थी उसमें एक तो टेक्सटाइल गुड्स थी यानी कि कपड़े, स्पाइसेस थे, मसाले, इंडिगो यानी नील, साल्ट पीटर यानी शोरा, जिंजर मतलब अदरक, ओपियम अर्थात अफीम, और शुगर, चीनी। और जो इंपोर्ट्स थे, इंपोर्ट्स क्या थे, सोना, चांदी, घोड़े, तांबा, टिन, जिंक, सीसा, मरकरी, कोरल, एम्बर और मूल्यवान पत्थर, वेलवेट जिसे मखमल कहते हैं, परफ्यूम्स, तरह तरह की सुगंधियाँ,
चाइना गुड्स थी, जो चीन से आने वाले सामान थे, वाइन्स थी, शराब, और साथ ही साथ अफ्रीकी दास भी भारत में इंपोर्ट किए जाते थे। अब जैसे आप देखिए अहमदनगर में आपने सुना होगा मलिक अंबर के बारे में। मलिक अंबर क्या था? वो अफ्रीकी दास ही था जिसने तरक्की की, और मलिक अंबर जो है वो अहमदनगर का प्रधानमंत्री भी बना और काफ़ी आगे बढ़ाया उसे। टोबैको, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, प्लीज़ बियर विद मी। टोबैको वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मुगल पीरियड। तो मुगल पीरियड में तंबाकू जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। चाय के बारे में उस समय जानकारी नहीं थी। बहुत सारे अकाल भी पड़ा करते थे जिनसे आर्थिक व्यवस्था पे बहुत फर्क पड़ता था, बड़ा नुकसान होता था। खास करके चूंकि जो राज्य की आमदनी का जो प्रमुख स्रोत था वो लैंड रेवेन्यू होता था, तो इसलिए समय समय पे बहुत सारे अकाल पड़ते थे। तो कई बार ये पूछा गया कि सबसे भीषण अकाल कब पड़ा था। वो शाहजहां के समय में पड़ा था 1630-32 में, और इसमें कई लाख लोग मर गए थे इसमें, जो कि ज़्यादातर इसका जो प्रभाव था दक्षिण में और गुजरात में था। अकबर जो था वो पहला बादशाह था जिसने कि अ, इस तरह की आपदा के समय में राहत कार्यों की शुरुआत की थी, राहत कार्यों को संगठित किया था। जब्ती सिस्टम की बहुत बात होती है। जब्ती सिस्टम जो है लैंड रेवेन्यू का एक सिस्टम था, और कई बार ये सवाल मैंने इसलिए डाल दिया कि इसको एक दो बार पूछा गया है कि इसको राजा टोडरमल का बंदोबस्त भी कहते हैं। अगर मान लीजिए कि सवाल आ जाए कि राजा टोडरमल का बंदोबस्त क्या था, तो आप उसको बताएंगे जब्ती सिस्टम को ही कहते थे। इसी तरह से मित्रों, भूमि, देखिए मुगल काल के गवर्नमेंट के बारे में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पहले ही दे दिए हैं इसके पहले वाले वीडियो में, द मुगल गवर्नमेंट में, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ मैं केवल खास बात जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है उन्हीं को मैं ले रहा हूँ। अब जमीन के 4 प्रकार थे: पोलज, परती, चाचर और बंजर। पोलज जो था वो हर साल जुताई बुआई होती थी। परती जो है कुछ समय के लिए उसको अ, छोड़ दिया जाता था बिना जोते बोए, क्योंकि जिससे कि उसकी उत्पादक क्षमता बढ़ाई जा सके। इसी तरह से चाचर था जो कि 2 या 3 साल के लिए छोड़ दिया जाता था उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए, चाचर जो ज़मीन होती थी खेती की। इसी तरह बंजर ज़मीन जो होती थी वो 5 साल या उससे ज़्यादा अगर वो जोती नहीं जाती थी तो उसको बंजर कहते थे, यानी उसमें बंजर का मतलब होता है जिसमें कुछ पैदा नहीं होता है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा एक नोट मैंने लिखा है कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मुगल्स, फॉर लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मुगल्स प्लीज वॉच द अर्लियर वीडियो द मुगल गवर्नमेंट। तो वॉच है या वाज हो गया है, तो आप जो है मुगल गवर्नमेंट नाम का जो वीडियो है उसको आप देखें। टैवर्नियर जो है वो हमें बहुत ही विस्तृत डिस्क्रिप्शन देता है रोड्स का, और साथ ही साथ सड़कों की सुरक्षा का। देखिए व्यापार वाणिज्य के लिए सड़कें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लैंड ट्रेड होता था, इनलैंड ट्रेड होता था, उसके लिए बहुत ज़रूरी था। तो विदेशी यात्री हमें ये बताते हैं कि सड़कें जो है मुगल काल में बहुत सुरक्षित हुआ करती थी। उनके किनारे सराय होते थे, पेड़ लगवाए जाते थे, वहाँ पे हकीम वगैरह की भी व्यवस्था होती थी, जिससे अगर वो बीमार हो कोई, सराय की व्यवस्था होती थी जिसमें खाने पीने का सामान रहता था। पशुओं के लिए चारा वगैरह की व्यवस्था भी की जाती थी, छायादार वृक्ष वगैरह भी लगवाए जाते थे। तो बहुत सारे जो सड़कें थी वो अ, आगरा चूंकि राजधानी थी, तो आगरा से बंगाल तक एक सड़क जाती थी, और साथ ही पूरब में और पश्चिम में पेशावर तक जाती थी। दूसरी सड़क जो है वो राजपूताना होकर के अहमदाबाद तक जाती थी, यानी गुजरात तक। इसी तरह से तीसरी सड़क जो थी मालवा और बुरहानपुर तक जाती थी। मैनरिक एक विदेशी यात्री था, वो ये कहता है कि सरकार जो है वो सड़कों की सुरक्षा के लिए जो है उचित कदम उठाया करती थी, और वो ये कहता है कि बहुत ही आरामदायक कारवां सराय जो थे उनकी व्यवस्था की गई थी। शाहजहां के समय में हम ये देखते हैं कि उस समय की एक विशेषता ये थी कि जो पुर्तगाली, चूंकि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे भारत में, तो पुर्तगाल 1498 में, और उन्होंने पहली यूरोपीय ताकत थी, लेकिन अब उनकी ताकत खत्म हो रही थी और उनकी जगह डचों और अंग्रेजों की ताकत बढ़ रही थी। तो
इसी तरह आप देखिए कि पुर्तगालियों में और मुगलों के बीच में जो संबंध थे, अगर थोड़ी दिनों के लिए छोड़ दिया जाए, अकबर के समय में थोड़े दिनों तक अच्छे थे, उसके बाद कभी भी अच्छे नहीं रहे और उनसे मुगलों का झगड़ा अक्सर होता रहता था। कोई भी इंडियन या बोट जो थी या नाव जो थी वो अ, खुले समुद्र में नहीं जा सकती थी बिना पुर्तगाली पासपोर्ट के। और ये जो पुर्तगाली अधिकारी थे दमन और दीव में, वो इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में चार्ज किया करते थे। सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में अ, जेम्स प्रथम का राजदूत बन के आया था मुगल दरबार में, जहांगीर के दरबार में। इसी तरह से कई जहाज आते रहते थे। अब जैसे आप देखिए थर्ड वॉयज, कई बार पूछ लिया जाता है फर्स्ट वॉयज में कौन, सेकंड वॉयज में कौन आया। तो थर्ड वॉयज में ये महत्वपूर्ण है, इसमें कैप्टन कीलिंग और विलियम हॉकिंस आए थे, जो कि कई सालों तक जहांगीर के दरबार में रहे थे। इसी तरह से 10th वॉयज में थॉमस बेस्ट आया था, जिसने कि काफ़ी सहूलियतें मुगलों से प्राप्त की। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक में आईने अकबरी में, जो उसका एक भाग है अकबरनामा का, उसमें 33 प्रकार के सिल्क और 30 प्रकार के कपास का जिक्र किया है। ये भी एक जगह पूछा गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे उसको डाल दिया। दस्तक, आप सुनते होंगे कि दस्तक, दस्तक क्या होता था? दस्तक जो है एक तरह का पासपोर्ट होता था ट्रेवलर्स का, और कई बार व्यापारियों वगैरह को दस्तक दिया जाता था। तो अगर वो इसको, एक तरह का एक कागज होता था, सरकारी आदेश होता था, इसको ये दिखा देते थे तो उनको कुछ सहूलियतें मिल जाती थी। आगे चल के आप मॉडर्न पीरियड में आप देखते हैं कि दस्तक वगैरह का दुरुपयोग किया अंग्रेजों ने, खास करके कंपनी के कर्मचारियों ने। मर्चेंट्स and traders living in the coastal town had maintained a high standard of living। जो समुद्र के किनारे के शहरों में, नगरों में जो व्यापारी रहा करते थे और जो सौदागर रहा करते थे, वो उनका जो जीवन स्तर था वो बहुत ही ऊंचा हुआ करता था, क्योंकि व्यापार से वो बहुत सारा पैसा कमाते थे। इसी तरह से मित्रों आगे आप देखें कि द कंडीशन ऑफ लोअर क्लासेस in towns and cities, the peasantry was much the same at present। और अगर आप देखें कि जो निम्न वर्ग के लोग जो नगरों में और शहरों में, कस्बों में रहते थे, और साथ ही साथ जो किसान थे, उनकी स्थिति कमोबेश वैसी ही थी जैसे आजकल आप देखते हैं। कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ मझोले, इस तरह के किसान हुआ करते थे। इसी तरह से निम्न वर्ग के लोग भी अपना जीवन यापन कर रहे थे। इन शब्दों के ऊपर आप ध्यान दीजिए, द वर्ड्स रियाया एंड बराया, ये दोनों शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। रियाया रैयत के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यानी जो खेती बाड़ी वगैरह करते थे, और बाकी दूसरा शब्द है बराया, उसका मतलब होता था लोग। एक सवाल ये भी मैंने देखा कहीं पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया। रेड ड्रैगन वॉज द फर्स्ट इंग्लिश शिप, पहला अंग्रेजी इंग्लैंड का जहाज था जिसका नाम था रेड ड्रैगन, जो कि भारत आया था। मनुची जो एक विदेशी यात्री था, एक बार ये सवाल कहीं पूछा गया था कि उसने कितने मुगल बादशाहों का समय देखा, तो 5 मुगल बादशाहों का समय उसने देखा था, शाहजहां से लेकर के फर्रुखसियर के समय तक। कुछ ये भी आपको जानकारी रखनी चाहिए, कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्न में कौन सोने का सिक्का है, तो शहनशाह, इलाही, मोहर और अशरफी, ये मुगल काल में सोने के सिक्के हुआ करते थे। इसी तरह से आप देखें डायमंड माइनिंग जो था, यानी कि गोलकुंडा उसके लिए फेमस था, जहाँ की हीरे की खानें थी। इसी तरह से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री ड्यूरिंग मुगल पीरियड वाज कॉटन इंडस्ट्री। सबसे, कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या था, तो वो कॉटन इंडस्ट्री थी, यानी सूती कपड़ा उद्योग। इसी तरह से आप द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन एग्रीकल्चरल विलेज इंडस्ट्री वाज पॉटरी एंड लेदर वर्क। तो जो नॉन एग्रीकल्चरल, यानी जिससे कृषि से संबंधित नहीं था, गैर कृषि उद्योग जो था, वो मिट्टी के बर्तन बनाना और चमड़े का काम करना था। जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां, जहां आरा, आसफ खां, मीर जुमला, शफी खान इत्यादि जो थे, ये सब भी अपना अलग व्यापार किया करते थे। इनके पास अपने अपने जहाज थे, और भी कई लोग थे जिनके पास अपने जहाज थे। मीर जुमला और शाइस्ता खां जो थे, वो
बहुत सारी कमोडिटीज ऐसी थी जो आम लोगों के काम में आती थी, उस पर उनकी मोनोपोली थी। श्रॉप्स या जिन्हें सर्राफ कहते हैं हिंदी में, वो दे ट्रांजैक्टेड इन हुंडीज एंड सम ऑफ देम रैन इनटू क्रोर्स ऑफ रुपीज। तो ये कैश में नहीं बल्कि हुंडी दे दिया करते थे किसी को, हुंडियों के जरिए व्यापार, यानी हुंडियों वगैरह की शुरुआत हो गई। इन्हीं हुंडियों से ही आजकल का, अब आप जैसे आप देखते हैं आज जैसे आप चेक दे देते हैं उसमें कैश की जरूरत नहीं है, तो ऐसे पहले हुंडी चला करती थी। Second half of the 18th century was the most decisive period of East India Company's domination and exploitation of India. अगर आपसे एक सवाल कहीं पूछा गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो उसे सबसे ज़्यादा सफलता कब मिली, तो सबसे ज़्यादा सफलता मिली उसे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, सेकेंड हाफ यानी 1750 ईस्वी के बाद। ऐसे मित्रों आप देखें, पोर्चुगीज वेर इकोनॉमिकली इम्पावरिस्ट ड्यू टू द फॉल ऑफ विजय एम्पायर, विजयनगर एम्पायर। जब विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ तो उससे पुर्तगालियों के ऊपर भी आर्थिक रूप से बहुत प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे उनका भी पतन हुआ। ये नाम आप याद रखें, फ्रांसिस डे ऑब्टेन्ड मैड्रास फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसिस डे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए उसने मद्रास पहले वो चेन्नई नाम का गांव था, धीरे धीरे वहाँ पे शहर बस गया। इसी तरह से चार्ल्स आयर जो था वो पहला प्रेसिडेंट था। फोर्ट विलियम का जो किला था कलकत्ता में, उसका पहला प्रेसिडेंट था। फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री जो थी वो सूरत में स्थापित की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अक्वायर्ड बॉम्बे ऑन रेंट फ्रॉम चार्ल्स सेकेंड। तो चार्ल्स सेकेंड से जो है रेंट पे मिला था बॉम्बे उनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसी तरह से रूलर ऑफ गोलकुंडा, गोलकुंडा के शासक ने जो है वो अंग्रेजों को गोल्डन फरमान दिया था जिससे कि वो बहुत सारा व्यापार वगैरह कर सकते थे। फर्रुख खसियर, ये सवाल भी कई बार पूछा गया इसलिए मैंने दिया। फर्रुख खसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारी सहूलियतें दी एक फरमान के जरिए, जिसे कहते हैं फरमान ऑफ 1716। क्यों? क्योंकि वो बहुत बीमार हो गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के डॉक्टर हैमिल्टन ने उसका इलाज किया था बीमारी से और ठीक हो गया था, तो उसने उनको काफ़ी सहूलियतें दी। इसी तरह से मित्रों ये शब्द आप याद रखिए, भागक, रूपक जो है कारशार्पण, सुवर्ण, निष्क, दीनार, टंका, जीतल, काकड़ी, तो ये सब जो थे वो सल्तनत पीरियड के कॉइन्स थे प्रारंभ में। आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि शेर शाह जो थे उसने सिल्वर कॉइनेज कुछ चलाए जिन्हें दाम कहा जाता था। साथ ही साथ उसने चांदी का रुपया चलाया जिसमें आगे चल के वो बहुत समय तक चलता रहा, आज भी रुपया ही कहा जाता है। अकबर ने उसमें कुछ सुधार किया, आगे उसमें सुधार होते रहे, इम्प्रूवमेंट, लेकिन रुपया चलाने का, चांदी का जो श्रेय दिया जाता है वो शेर शाह को है। इसी तरह से अकबर के समय में जो सिल्वर कॉइन था उसका वेट जो था वो 178 ग्रेन था, जो कि औरंगजेब के समय में बढ़ के 180 ग्रेन हो गया। और सिल्वर कॉइन महमूदी एक चांदी का सिक्का था जो कि गुजरात के स्वतंत्र शासकों द्वारा चलाया गया था। इसी तरह से दाम और दमड़ी ये कॉपर कॉइन्स थे जो कि आम लोगों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। दाम का जो वजन होता था वो 323 ग्रेन होता था। जैसे कहते थे कि किसी चीज़ की कीमत दाम में कि कितना दाम है, इसी से आजकल दाम का अर्थ मूल्य भी लगाया जाता है। आजकल आज भी दाम शब्द प्रचलन में है लेकिन मूल्य के अर्थ में। इसी तरह से कौड़ी इस्तेमाल की जाती थी। आम आदमी जो थे वो कौड़ियों का इस्तेमाल करते थे कोई चीज़ खरीदने में। कोस्टल एरियाज में खास करके जो समुद्र तटीय क्षेत्र थे, जैसे आज भी आप कहते हैं कौड़ी शब्द कहते हैं ना, कौड़ियों के दाम में बिक गया। तो कौड़ी जो है ये एक तरह की सीपी होती थी जो कि मालदीव से बहुत बड़ी मात्रा में लाई जाती थी। इसी तरह से उस काल के जो बैंकर्स थे, बैंकिंग सिस्टम आजकल की तरह बैंकिंग सिस्टम नहीं था, लेकिन रुपए का लेन देन जो करते थे उन्हें बैंकर कहा जाता था। और जैसे सेठ, चेट्टीज, नाथ जी, श्रॉफ, नाथ जी गुजरात में कहते थे सेठों को, सर्राफ होते थे, चेट्टीज होते थे साउथ इंडिया में, हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में सेठ जी कहते थे। तो ये सब जो थे बैंकर्स थे, पैसों के मालिक होते थे, धनी होते थे और व्यापार वाणिज्य वगैरह के लिए कर्ज दिया करते थे। तो मित्रों उम्मीद है कि आपको
ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इसमें प्रयास किया था कि आर्थिक इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके लिए इकट्ठा करूँ। वो इकट्ठा करके मैंने डाला। आपको अगर पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं ये देखता हूँ चैनल देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए, सुझाव दीजिए अपने कि आपको और क्या चाहिए। तो इससे जो है हमें अ, आसानी होगी नए नए वीडियो वगैरह बनाने में। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एक बार पुनः आपको दिवाली की शुभकामनाएं।